नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र महज 90 मिनट के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया और इतिहास में सबसे छोटे इस सत्र में 8 विधेयक पारित हुए हैं। सत्र की शुरुआत में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई और 5 मिनट के लिए सत्र स्थगित कर दिया गया और इसके बाद दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई। आपको बता दें कि सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आदेश पत्रों को पटल पर रखा और अध्यक्ष ने सदन को विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने वालों की सूचना दी। वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री ने उनका कार्य संभाला। सबसे पहले धन विधेयक विनियोग सदन में प्रस्तुत किया गया और इस पर कांग्रेस ने चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। सरकार का कहना था कि पहले ही बैठक में इस पर चर्चा हो चुकी है, ऐसे में इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक 2020 पारित हुआ। संसदीय कार्य मंत्री ने समस्त विभागों को अनुदान मांगों का एक साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मुख्य सचेतक गोविंद सिंह और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने चर्चा कराने का अनुरोध भी किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में 2019 और कोरोना की स्थिति पर अपनी बात रखी। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। शुरुआत के लिए हम इस सत्र की बात करें तो सत्र और सियासत लगातार एक साथ चलती नजर आई है और संभवतः इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ये सत्र मात्र 90 मिनट का रहा। और आपको हम ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश का विकास आखिर कैसे हो, जिसे लेकर कुल मिलाकर 8 विधेयक पारित किए गए, जिसके बाद सत्र को स्थगित किया गया। सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई और सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आदेश पत्रों को पटल पर रखा। अध्यक्ष ने सदन को विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने वालों की सूचना दी और इसके बाद हम आपको ये बता दें कि कुल मिलाकर 90 मिनट में 8 विधेयक पारित किए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए तमाम 8 विधेयक बेहद जरूरी हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि सदन के दौरान नेताओं ने क्या कुछ कहा। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ एक्चुअल और वर्चुअल दोनों का ही समावेश देखने को मिला। अनेक विधेयक भी आज आए जो वित्त से जुड़े विधेयक थे, वो भी हुआ है। आज जिन सम्मानित सदस्यों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, वो भी आज सदन के पटल पर सभी इस्तीफों का उल्लेख हुआ। निधन का उल्लेख महामहिम राज्यपाल और सिटिंग विधायक ऊंटवाल जी के साथ में, जो पूर्व थे प्रणवदा, और इसी तरह से आज आदित्य व्यय का विवरण भी उपस्थापन हुआ है। शासकीय विधि विषयक भी कार्य हुए, आय व्यय का भी उपस्थापन आज हुआ है। जो विधि विषयक कार्य थे, उनमें जो विधेयक आए हैं उनमें विनियोग विधेयक, इसी तरह से वित्त विधेयक, वैट संशोधन विधेयक और माल और सेवा कर संशोधन विधेयक। नगरीय प्रशासन विभाग का जो 3% की 1% स्टाम्प ड्यूटी की गई है, वो भी इसके अंदर आया है। आज साहूकार संशोधन विधेयक भी आया है राजस्व विभाग का, और राजस्व विभाग का ही अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्त विधेयक भी आज विधानसभा से पास हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने कोरोना के संबंध में वक्तव्य का कहा था, तो मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान चूंकि विषय सामयिक था, तो कोरोना की स्थिति के बारे में भी वक्तव्य दिया है। मुख्यमंत्री जी को कोरोना पे अपडेट देना चाहिए, क्या स्थिति है। कोरोना लगातार फैल रहा है, 307 भोपाल में अभी हुए, 407 इंदौर में हुए। ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर्स को संक्रमण हो रहा है और शुल्क लिया जाता है। निःशुल्क था अभी तक, तो निःशुल्क क्यों नहीं लिया जा रहा है। और दूसरा, लकड़ी नहीं मिल रही, भदभदा पे कंडे नहीं मिल रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जो बाहर के लोग आएंगे और उनकी अगर यहाँ पे जान जाती है तो पैसा वसूला है। ये मैंने कहा सब गलत है, इस पर आप अपना वक्तव्य दीजिए। और हमारी एक विधायक बाहर बैठी है धरने पे अपनी समस्या को लेके, और ये शर्म की बात है कि विधानसभा चल रही है और विधायक बाहर महात्मा गांधी की मूर्ति बैठी है। आपको तुरंत उनकी समस्या का निराकरण करना चाहिए, लेकिन इन बातों पे कोई जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। बहुत सारे विधेयक पास किए गए और हमारे राजस्व के भी 2 विधेयक थे, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक थे। साहूकारी अधिनियम
में संशोधन हुआ है। 15 अगस्त 2020 तक का जो पूरा इनलीगल साहूकारों द्वारा दिया गया कर्जा है वो माफ कर दिया जाएगा। वो ऋण अब आदिवासियों पर नहीं रहेगा। और दूसरा, इसमें ब्याज की दर जो है ना, अब जो साहूकार लीगल तरीके से, रजिस्टर्ड तरीके से साहूकारी करना चाहते हैं, वो उनकी ब्याज की दर वो खुद तय नहीं करेंगे, उनकी ब्याज की दर सरकार तय करेगी। और जिन साहूकारों का ऋण सरकार माफ कर देगी, वो साहूकार अब कोर्ट में भी नहीं जा पाएंगे। आज 2 बिल पास किए गए हमारे। आज सत्र में जो विषय थे वो पूरे किए गए, क्योंकि कोरोना काल है, इसलिए सर्वदलीय बैठक में ये निश्चित किया गया था कि जो भी महत्वपूर्ण विषय होंगे और जिनकी सामयिकता है, जिसको बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको इस समय पर पारित किया जाना है, वही विषय लिए जाएं। और इसीलिए बजट भी पास हुआ है। जो आर्थिक मामले के और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो विषय थे उनको लिया गया है। जो विधेयक बहुत ज़रूरी थे, जिनके ऑर्डिनेंस आ गए थे, समय सीमा में उनको पास करना था, उनको भी आज किया गया। तो क्योंकि कोरोना काल है, सर्वदलीय बैठक में जो निश्चित हुआ था वो विषय वस्तु को आज पारित किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को लेकर भी जो स्थिति है और प्रदेश की सरकार ने जो कुछ किया है उसकी जानकारी आज सदन को दी। क्योंकि जिस समय ये कोरोना शुरू हुआ था उस समय हमारी सरकार नहीं थी, पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत साधुवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना संकट से उबरने के लिए हर वो प्रयास किया जो कि आज की तारीख में बहुत ज़रूरी था। चाहे वो टेस्टिंग का मामला हो, चाहे बिस्तर बढ़ाने की बात हो, चाहे अस्पताल में फैसिलिटी बढ़ाने की बात हो, चाहे आईसीयू की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, हर स्तर पर हमने व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी जानकारी सदन को दी। तो आपको बता दें कि यदि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के इतिहास की हम बात करें तो संभवतः ये पहला सत्र होगा जो कि इतनी जल्दी खत्म हुआ। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि कुल मिलाकर इस 90 मिनट के सत्र में 8 विधेयक पारित किए गए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है जिन पर लंबे वक्त से चर्चा की जा रही थी और इंतजार था कि आखिर इन्हें कब पारित किया जाएगा। सीधे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आकाश लाइव जुड़ रहे हैं। आकाश से समझेंगे इस पूरे ही घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ खास हमें देखने को मिला है। आकाश, सत्र के दौरान सबसे पहले यदि मैं आपसे जानना चाहूं, नवाचार की बात मैं आपसे करना चाहूंगा और संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है जब एक्चुअल के साथ साथ वर्चुअल रूप से भी कई सदस्य इस सत्र में शामिल हुए, और क्या कुछ खास आज कार्यवाही रही? जी बिल्कुल सुनील, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतना कम अवधि का सत्र रहा। क्योंकि अगर हम बात करें तो 1 दिवसीय सत्र और इतने कम अवधि का, क्योंकि अगर हम बात करें 90 मिनट सत्र चला है और इसी में जो पूरी दैनिक जो तय किया गया था जो काम विधानसभा के, उसी 90 मिनट में जो है पूर्ण कर लिए गए। लेकिन एक बड़ी बात यह भी थी, कोरोना संकट का असर था, उसी कारण इतने अल्प अवधि का यह सत्र बुलाया गया था। और कोरोना संकट के कारण अगर हम बात करें तो काफी लिमिटेड सदस्यों के साथ जो है सदन की कार्रवाई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संचालित हुई। लेकिन जो बाकी अन्य तमाम सदस्य थे वो वर्चुअली जो है सदन की कार्रवाई से जुड़े। तो अपने आप में डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो है सदन की कार्रवाई की गई, क्योंकि पहले से ही सरकार जो है डिजिटलाइज पर फोकस कर रही थी, जोर दे रही थी। और यही कारण है कि विधानसभा सचिवालय का जो काम है उसको धीरे धीरे कर ऑनलाइन कराया जा रहा था। लेकिन उसके पहले ही कोरोना संकट काल के कारण जो सत्र है वो वर्चुअली भी देखा गया, जहां पर कई मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों ने जो है अपने निवास पर बैठ के जो है विधानसभा की कार्रवाई न सिर्फ अटेंड की बल्कि अपनी जो जिज्ञासाएं थी, जो सवाल थे, वो भी जो है सदन में पूछे। अगर हम बात करें तो आज जो है 8 महत्वपूर्ण विधेयक जो है सदन में पास किए गए, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, वो जो है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो वो जो है विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। तो उनके गैर मौजूदगी में मध्य प्रदेश के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने जो है बजट समेत जो तमाम इम्पोर्टेंट विधेयक थे उसको पटल पर रखा और उसके बाद उन विधेयकों को जो है सदन में पास किया गया। तकरीबन 8 विधेयकों को जो है आज सदन में पास किया गया है, जो साफ तौर पर बताता है। और सारे विधेयक जो है सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए थे, चाहे हम बिल्कुल जनता से जुड़े हुए विधेयक थे। लेकिन मैं आकाश आपसे ये समझना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इतिहास में सबसे छोटा सत्र और उसके बावजूद लगातार हंगामा भी हमने देखने को मिला, लेकिन क्या जितना वक्त यहाँ पर बिताया गया है ये कहा जा सकता है जो तमाम खास मुद्दे हैं जो कि मध्य प्रदेश के विकास में सहायक साबित होंगे, इन पर
चर्चा की गई है और उसका कोई सफल परिणाम भी हमें देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, परिणाम तो आने वाले दिनों में, क्योंकि पहले ही सरकार ने जब फैसला लिया था उसके बाद इसमें जो है इसको अध्यादेश के रूप में जो है लेकर अध्यादेश के रूप में लेकर सरकार आई थी, उसके बाद विधेयकों के रूप में आज सदन में पारित किया गया है। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अगर हम साहूकार संशोधन विधेयक की बात करें तो अभी तक जो साहूकारों से लोग लोन लिया करते तो खास तौर पर ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में जो लोन लिया करते थे लोग, उनको जो है कई बार साहूकारों को ब्याज देते देते उनका पूरा जीवन निकल जाता था या उनको पीढ़ी दर पीढ़ी साहूकारों के चुंगल में वो फंसे रहते थे, और उनसे आजाद कराने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और ये इंपॉर्टेंट विधेयक जो है आज सदन में पास हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन चलिए, साफ तौर पर आकाश ही कहा जा सकता है। इसके अलावा 7 और ऐसे विधेयक है जो कि पारित किए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश के विकास में साबित होंगे और सहायक भी साबित हो सकते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटेरिया सर, बहुत स्वागत आपका ND24 में। मेरी आवाज पहुंच रही सर आप तक? जी सुनील जी, बोलिए आप बोलिए। मैं सर आपसे समझना चाहूंगा, यदि हम मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो संभवतः यह पहला ऐसा सत्र रहा जो कि बेहद कम अवधि का रहा। लेकिन यदि हम विधेयकों की बात करें तो कुल मिलाकर 8 ऐसे विधेयक जो कि पारित किए गए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि मध्य प्रदेश की राजनीति को आपने बेहतर तरीके से देखा है और बेहद गौर से देखा है, मध्य प्रदेश के विकास में आखिर कैसे ये 8 विधेयक सहायक साबित होंगे? देखिए, पहली बात तो ये विधेयक मध्य प्रदेश के विकास में सहायक होंगे नहीं होंगे मैं नहीं जानता हूँ। कारण ये है कुल मिला के तकनीकी तौर पर पारित किए गए हैं, और क्योंकि एक संवैधानिक बाध्यता है कि 6 महीने के भीतर सत्र होना चाहिए, और उस बीच में जो ऑफिशियल बिजनेस यानी गवर्नमेंट बिजनेस होता है उसको पूरा करना पड़ता है। कई जरूरी कानूनी बाध्यताएं हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ता है, जैसे बजट है या अन्य आपको जो अध्यादेश कानून में लाना है या कोई परिवर्तन करना है। तो मुझे लगता है ये संवैधानिक और कानूनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए सत्र था। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर हुआ नहीं, कोई सवाल उठा नहीं, कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कुल मिला के तकनीकी तौर पर जो बिजनेस है उसको निपटाने के लिए सत्र बुलाया गया, तो 1.5 घंटे में समाप्त हो गया। सर, मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक को लेकर यदि मैं बात करूं तो लंबे वक्त से चर्चा चल रही थी कि इस विधेयक को लाया जाएगा और यह हमें देखने को भी मिला, लेकिन इसका स्वरूप क्या है और क्या इसकी रूपरेखा रहेगी? किस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह आम जनता को फायदा पहुंचाएगा? देखिए, विनियोग विधेयक एक कानूनी विधि है, प्रक्रिया है, और उसी के तहत इसको लाया गया है। कुल मिलाकर राज्य की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विनियोग विधेयक लाए जाते हैं और उनमें तमाम वित्तीय प्रावधानों और व्यवस्थाएं की जाती हैं। उसी के तहत ये विधेयक लाया गया है। सबसे बड़ी बात मैंने आपसे कहना चाहूंगा, आम जनता के या राज्य के हितों की चिंता तब होती है जब डायलॉग हो, पक्ष और प्रतिपक्ष खड़े हों। ये तो सिर्फ कुल मिला के एक तकनीकी बाध्यता को पूरा करने के लिए सत्र था, और जो बहुत जरूरी चीजें थी उन विधेयकों को इसमें लाया गया है, उसमें से एक विनियोग विधेयक भी है। बिल्कुल सर, आपके द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि जो कि बाध्यता है उन्हें पूरा करने के लिए संभवतः सत्र को आयोजित किया गया। लेकिन मैं कोरोना की बात मैं यहाँ पर आपसे करना चाहूंगा। बात यदि कोरोना की करें तो देखा गया है कि लगातार हर क्षेत्र में कोरोना का असर देखने को मिला है। लेकिन इस सत्र की हम बात करें तो संभवतः पहली बार कुछ ऐसे सदस्य रहे जो कि एक्चुअल, तो कुछ ऐसे सदस्य रहे जो कि वर्चुअल तौर पर इस सदन में शामिल हुए। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? क्या ये कहा जा सकता है साफ तौर पर कोरोना महामारी का असर देखने को मिल रहा है? देखिए, कुल मिला के एक रिफाइंड तरीके में मौजूद रह जाएं, और जो लोग नहीं आ सकते हैं, कुल मिला के 29 लोग जो हैं वो वर्चुअल तरीके से शामिल हुए हैं। लिस्ट मेरे सामने है, जिसमें मंडला के 2 लोग हैं, सिवनी के 1 हैं, अनूपपुर के 2 हैं, जबलपुर के 1, 2, 3, 4, 5 विधायक हैं। कुल मिला के 29 एमएलए ने पार्टिसिपेट किया वर्चुअली, और बाकी फिजिकली लोगों को मिला के 50 के आसपास रहे होंगे। तो कुल मिला के एक आदर्श व्यवस्था के तौर पर सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है कि ये फिजिकल करना ही नहीं था। सारा सत्र को वर्चुअल आयोजन करते तो और ज्यादा सुविधा होती, सुरक्षा होती। ईश्वर करे किसी को कोरोना का प्रकोप ना लगा हो। लेकिन सर, विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष के द्वारा अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो प्रयास अभी तक सरकार के द्वारा, पक्ष के द्वारा किए गए हैं उनसे हम असंतुष्ट हैं, और पीसी शर्मा को हमने सुना भी जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ कागजी व्यवस्थाएं हैं। देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिपक्ष को सवाल खड़ा करने का हक है और हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। जब 1,05,000 के आसपास केस कल शाम को रिपोर्ट हो गए थे, आज भोपाल में 286 केस रिपोर्ट हुए हैं, तो निश्चित तौर पर व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा होना चाहिए। कोरोना को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं, निजी अस्पतालों पर सवाल है, सरकारी व्यवस्था को लेकर सवाल हैं,
कई कई दिनों तक कोरोना पेशेंट्स की जो डेड बॉडी जिन अस्पतालों में पड़ी रहती है, इसको लेकर सवाल है, वो सवाल होना चाहिए। सवाल होंगे तो जवाब आएंगे तो व्यवस्था सुधरेगी। चलिए सर, हमारे साथ आपने जानकारी साझा करी, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। उमेश जी, यदि मैं मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करूं तो ये पहला ऐसा सत्र होगा जो कि बेहद कम अवधि का रहा। लेकिन यदि मैं विधेयकों की बात करूं तो कुल मिलाकर 8 ऐसे विधेयक जिन्हें पारित किया गया है। समझना चाहूंगा आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के विकास के लिए कैसे ये बेहतर साबित होंगे। जैसे आप आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि संभवतः मध्य प्रदेश का यह सबसे छोटा सत्र होगा, और मुझे लग रहा है कि संभवतः मध्य प्रदेश में इस प्रकार का महामारी का संक्रमण काल भी पहली बार आया होगा। और मुझे लग रहा है कि इसी भय के चलते, इसी कारण से इस सत्र को 1 दिन की समय अवधि का रखा गया है, और निश्चित रूप से इस 1 दिन के सत्र का भी बहुत सदुपयोग करा गया है। और जो विधेयक पारित करे गए हैं, निश्चित रूप से जो विधेयक अहमियत वाले थे और उनको पारित करना आवश्यक भी था। ठीक है सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम विनियोग विधेयक की बात कर लें या माल और सेवा कर संशोधन विधेयक की बात कर लें तो क्या समझा सकते हैं इसकी रूपरेखा क्या है और कैसे ये आम जनता के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? आम जनता कैसे इससे लाभ ले सकती है? जो आज विधानसभा में विधेयक पारित करे गए हैं उनका मैंने अभी अध्ययन नहीं कराया, और मुझे लगता है कि अध्ययन के बगैर उन विधेयकों के ऊपर मैं बहुत प्रमाण पूर्वक कोई विषय नहीं रख पाऊंगा जी। पर निश्चित रूप से अगर उनको 1 दिन के सत्र के लिए भी प्रस्तुत करा गया तो निश्चित रूप से वे बहुत महत्व के विषय होंगे। और निश्चित रूप से इसके लिए प्रतिपक्ष को भी धन्यवाद कि उनने इस विधेयक पारित होने में सहयोग प्रदान किया। चलिए, बिल्कुल, आपने ये साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल अध्ययन नहीं किया गया है और कुछ कहना यहाँ पर जल्दबाजी होगी। लेकिन सर, कोरोना की बात तो हम यहाँ पर कर ही सकते हैं। कोरोना को लेकर विपक्ष नाराज नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि जितनी व्यवस्थाएं की गई हैं वो सारी नाकाफी हैं। विपक्ष की नाराजगी तो स्वाभाविक भी होती है और उनकी स्वभाव का स्थायी अंग भी होता है। अगर विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा, विपक्ष सरकार के कामों पर पीठ थपथपाने लग जाएगा तो मुझे लग रहा है कि उसकी अहमियत समाप्त हो जाती है। वे भीतर ही भीतर इस बात को स्वीकार करते हैं कि बहुत शानदार ढंग से शिवराज जी की सरकार ने कोरोना पर नियंत्रण प्राप्त करा है, और महामारी जिस विकट और भयावह तरीके से चलकर आई थी उसी प्रतिबद्धता के साथ सरकार ने उसका सामना कराया। और मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है, और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि कोरोना के और विजय की तरफ हम लोग निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। अब क्योंकि कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं है तो कोरोना के संकट का सामना हम सब लोगों को मिलजुल के करना पड़ेगा, और जितने उपाय इसके लिए किए जा सकते हैं वे सारे उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन सर, यहाँ एक चीज और देखने को मिली। एक तरफ विपक्ष जहां हमलावर मोड में नजर आ रहा है तो सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का दूसरी ओर ये कहना है कि कोरोना वैश्विक महामारी है, अकेले से नहीं निपटा जा सकता, कुल मिलाकर हमें साथ आना होगा और एकता के साथ इस महामारी से निपटना होगा। लेकिन विपक्ष का रुख कुछ और है। कैसे आप देख रहे हैं? क्या ये कहा जा सकता है विपक्ष यदि साथ नहीं भी आता है तो भी पक्ष या सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लगातार कोशिशें तो जारी हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोरोना से निपटा जाए, हम आगे बढ़कर एक नया इतिहास पेश कर सकते हैं, एक नया स्वर्णिम भविष्य देख सकते हैं यदि विपक्ष साथ ना दे तो भी? सरकार की ये भूमिका होती है, सरकार जनहित से जुड़े इस प्रकार के प्राथमिक विषय जो होते हैं उस पर सबको साथ में लेकर चलना चाहती है। आपदा का जो काल होता है, आपदा के काल में राजनीतिक मतभिन्नता को मुझे लगता है कि ऊंचे ताले में बंद करके रख देना चाहिए और राजनीतिक मतभिन्नता से बाहर आकर सभी दलों को कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। और शिवराज जी की जो आपने उल्लेख करके बताया है, उनके आह्वान का अभिप्राय भी यही है कि सभी लोग मिलकर इस कोरोना की महामारी का सामना करें। ये कोरोना जो है ये वैश्विक आपदा है और पूरे मध्य प्रदेश के नागरिक इस आपदा का सामना कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश के नागरिकों के प्रति जितना उत्तरदायित्व सरकार का बनता है उतनी ही प्रतिबद्धता प्रतिपक्ष की भी है, उतनी ही प्रतिबद्धता विपक्ष की भी है। मैं आपको यहाँ पे माफी के साथ रोकना चाहूंगा लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। योगेश जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे, महज 90 मिनट का सत्र जिसमें कुल मिलाकर 8 विधेयक पारित कर दिए गए, कैसे आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए ये विधेयक कितने सहायक साबित हो सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये भारतीय प्रजातंत्र और मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे संक्षिप्त जिसको कहेंगे सत्र कहा जाएगा। और इसमें महज औपचारिकता ही रही, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक थे, जैसे कोरोना के संदर्भ में, किसानों की ऋण माफी के संदर्भ में, उन पर बहस ना होना ये प्रजातंत्र का कहीं ना कहीं से घातक पहलू है। लेकिन परिस्थिति और काल को देखकर कांग्रेस ने स्वीकार किया उस बात को, और इसी बात को लेकर कि हमारे लिए कि कांग्रेस ने कि भाई
परिस्थिति, विषम परिस्थितियों के आधार पर। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इस विधेयक का जो समय रहा, अल्पकालीन समय रहा, इसमें कहीं ना कहीं सी बहुत सारी बातें छूट गई जो मध्य प्रदेश के हितार्थ, मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये हम योगेश जी, लोगों आप के लिए। यहाँ पर सर ये कह रहे हैं कि कोरोना महामारी और किसानों की कर्ज माफी पर मुद्दे जो रहा उस पर चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन यदि हम 8 अन्य विधेयकों की बात करें तो इन्हें भी पारित किया गया है। क्या इनसे सीधे तौर पर जनता को लाभ नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से आप? नहीं, देखिए, किसी भी जनता से विधेयक से जनता को लाभ जरूर मिलता है, लेकिन बहुत दिन के बाद, कोरोना काल के बाद यदि एक सत्र किया जाता है और वो इतना संक्षिप्त हो जाता है तो मैं नहीं समझता हूं कि इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेंगे। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे विधेयक हमारे अधूरे रह गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस मूल्यों के लिए प्रजातंत्र के प्रतिनिधि वहां पहुंचते हैं उनकी भी पर्याप्त संख्या नहीं हुई। अंततः 3 निर्दलीय और एक सपा के उसको जोड़ा गया। तो इस सत्र को मैं कहूंगा कि ठीक है, इस सत्र में कुछ विधेयक पास हुए हैं, लेकिन इस विधेयक को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ठीक है सर, मैं रोकना चाहूंगा आपको। उमेश जी की प्रतिक्रिया जरूर लूंगा। उमेश जी, एक तो कहा यह जा रहा है कि सत्र बेहद जरूरी था, 8 विधेयक पारित किए गए हैं। दूसरी ओर हम कांग्रेस की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि ज्यादा फर्क या ज्यादा असर इसका मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, योगेश जी ने ऐसा नहीं कहा। योगेश जी ने कहा है कि प्रत्येक विधेयक जो पारित होता है कहीं ना कहीं जनता के हित में होता है और उनकी अपेक्षा स्वाभाविक है। उनकी अपेक्षाएं कुछ बड़ी थी कि कुछ और अधिक किया जा सकता था, पर उन्होंने इस बात को बहुत ही सहजता से स्वीकार भी करा कि कोरोना का काल है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी 2 कदम आगे बढ़कर सरकार का सहयोग दिया है। और उन्होंने बताया भी है कि कोरम का भी अभाव था जिसको जैसे तैसे करके पूर्ति कर दी गई। सर, यदि विपक्ष ने, मुझे सर ये बताइए, यदि विपक्ष ने कोरोना महामारी को लेकर सरकार का इतना साथ दिया है तो पीसी शर्मा क्यों नाराज नजर आ रहे हैं? स्वाभाविक रूप से अगर लोकतंत्र में विपक्ष जो है वो सरकार से नाराज नहीं होगा तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से नाराजगी होती है, मुद्दे आधारित राजनीतिक होती है, मतभिन्नता होती है, राजनीतिक मतभेद नहीं हो पाता है, तो ये सारी चीजें स्वाभाविक है। और लेकिन सर अभी तो सर आप ये कह रहे हैं कि मतभिन्नता है, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि लोग साथ आकर काम कर रहे हैं और विपक्ष भी साथ आ रहा है। मैं रोकना चाहूंगा आपको। योगेश यादव जी, क्या ये सीधे तौर पर मान लिया जाए जो सरकार के द्वारा कोशिशें की गई हैं कोरोना महामारी को देखते हुए विपक्ष उससे संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट होने की कोई बात नहीं बनती। बेकाबू हो गया है मध्य प्रदेश सरकार से, और ये बात पीसी शर्मा जी की नाराजगी स्वाभाविक है, क्योंकि जिस जगह प्रजातंत्र का मंदिर हम मानते हैं कि विधानसभा में हम बैठेंगे, अपनी बात कहेंगे, जनता के हितार्थ कार्य होगा, उस तरीके से एक औपचारिक रूप से उस कार्य को संपन्न किया जाना है, ये तो एक औपचारिकता रही। फिर भी हम ये बात को भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि अल्पकालीन सरकार, जो बहुत कम समय की सरकार है, उससे बहुत ज्यादा अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। प्रजातंत्र का मूल जो कुंभ आने वाला है, चुनाव होने वाले हैं, उसमें निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी की पराजय तय है। तो एक अल्पकालीन सरकार से चलिए, आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अल्पकालीन सरकार है, लेकिन दूसरी ओर यदि हम पक्ष की बात करते हैं तो साफ तौर पर ये कहना है कि उपचुनाव में भी हम जीतेंगे और आने वाले वक्त में हमारी सरकार रहेगी। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ जानकारी साझा करें, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद। आकाश हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए आकाश आपका भी धन्यवाद। तो एक तरफ यदि हम बात यहाँ विधेयकों की करें तो 8 विधेयक पारित किए गए हैं, लेकिन जब संक्षिप्त में जानकारी ली जाती है तो साफ तौर पर यह कहा जाता है कि अभी इसका अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में इसका फर्क जरूर देखने को मिलेगा। और यदि दूसरी और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि कोरोना महामारी लगातार तेजी से फैलती जा रही है, लेकिन इस बीच यदि प्रदेश की आम जनता की हम बात करें तो देखने वाली बात यह होगी कि जो नवाचार किए गए हैं, जो 8 विधेयक पारित किए गए, इसका लाभ सीधे तौर पर प्रदेश की आम जनता को कैसे मिलता है। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।